बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मुर्तज़ा खलील बिस्मिल्लाह वेटनरी क्लिनिक भावनगर से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनिमल्स नॉलेज। दोस्तों, पहले आपको इस वीडियो में हम एक केस दिखा रहे हैं जो कि क्लिनिकल मास्टाइटिस का केस है। और ये देख लें पहले इस वीडियो को कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है आपके जानवर के अंदर। ये एक बकरी है, उसका अडर है और उसके अडर के दो टीट्स हैं जो कि अनइक्वल साइज़ के हो गए हैं, जिनको इक्वल साइज़ का होना चाहिए था। और ये पोस्ट मिल्किंग वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि पहले इसकी चवाई हो चुकी है। जैसे ही ऑनर ने हाथ लगाया उसके अडर को तो जानवर को दर्द हुई है। उसका एक अडर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि छोटे साइज़ का है, और एक जो बड़े वाला है उसको जैसे ही वो पकड़ता है तो उसको दर्द होती है। आप देखें, पकड़ता है तो वो चलने लग जाती है, टांगे मारती है। तो इस प्रॉब्लम के क्या कहते हैं इस, और ये प्रॉब्लम कैसे आती है, इसकी तफसील से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं या अगर आप ब्रीडिंग फार्म भी चला रहे हैं तो बच्चों ने दूध पीना होता है, तो उस हवाले से ये वीडियो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगी। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी है जिसमें आपको हमने एक बकरी दिखाई है, जिस बकरी का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसका अडर के जो साइज़ होते हैं वो दोनों अलग हो गए हैं। एक साइज़ बड़ा हो गया और एक साइज़ छोटा हो गया है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ गया है, वो प्रॉब्लम इस वजह से आया है कि इसको मास्टाइटिस हो गया है। और ये मास्टाइटिस कौन से वाली मास्टाइटिस है, इस टाइम ये कौन सी स्टेज है, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मास्टाइटिस। क्लिनिकल मास्टाइटिस का मतलब यह है कि आपको अब नज़र आने लग गई है कि इसको साड़ू हो चुका है, इसका थन ख़राब हो चुका है, इसका दूध ख़राब हो चुका है, और इसको बोलते हैं हम क्लिनिकल मास्टाइटिस। मास्टाइटिस में होता क्या है, मास्टाइटिस में ये है कि जानवर का जो टिश्यू होते हैं जिन्होंने दूध बनाना होता है, इसको मास्ट सेल बोलते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम मास्टाइटिस बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, ये इन्फ्लेमेशन तब होती है जब वो टिश्यू सेल डैमेज हो जाए। वो डैमेज कैसे होते हैं, वो डैमेज फिजिकल भी हो सकते हैं, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। और पैथोजेनिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरियल डैमेज भी हो सकता है कि बैक्टीरिया की वजह से हो जाए, वायरस की वजह से हो जाए, फंगस की वजह से हो जाए, इनकी वजह से भी मास्टाइटिस हो सकता है। और फिज़िकल डैमेज कैसे है कि आपका कोई ट्रॉमा दे देते हैं, मिल्किंग मशीन की वजह से वो कोई ट्रॉमा आ जाता है वहाँ पे और फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। उसमें बेसिकली क्या होता है, दूध ठीक होता है मगर पीछे क्या नाम है, जो आगे थन होता है वो ख़राब हो जाता है। कोई एक्सीडेंटल इंजरी वगैरह आ जाए, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद दूध भी ख़राब होने लग जाता है अगर उसकी केयर ना की जाए, फिर वहाँ पे प्रॉपर मास्टाइटिस हो जाती है। तो इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पैथोजेनिक इन्फेक्शन है तो उसकी टियोलॉजी में या उसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास से एक कंटेजियस मास्टाइटिस आती है और एक इन्वायरमेंटल मास्टाइटिस आती है। और कंटेजियस इन दोनों के बाद आती है हमारे पास क्लिनिकल मास्टाइटिस, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, और फिर आती है हमारे पास क्रॉनिक मास्टाइटिस। क्लिनिकल मास्टाइटिस सबसे पहले आती है हमारे पास सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में क्या होता है कि आपका दूध जो होता है उसके अंदर सोमैटिक सेल काउंट बढ़ जाता है, उसके अंदर सोमैटिक सेल काउंट बढ़ जाता है और वो बड़ी इनिशियल स्टेज होती है। इसके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, हॉटनेस और डिक्रीज़ इन मिल्क प्रोडक्शन नज़र नहीं आता। मगर आप जब उसका टेस्ट करते हैं, जैसे एसएफएमटी कर सकते हैं, कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रिप टेस्ट कर सकते हैं, या कोई और भी आपके पास सोमैटिक सेल काउंटर वगैरह हो, तो उससे आपको डायग्नोज हो जाता है कि इसके अंदर मास्टाइटिस है। इसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, यानी कि अभी क्लिनिकल साइन नहीं आए, उससे पहले ही मास्टाइटिस की इन्फेक्शन हो गई है हमारे जानवर को, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आती है क्लिनिकल मास्टाइटिस। क्लिनिकल मास्टाइटिस जैसे ही मैंने आपको केस दिखाया है, इसको इसको बोलते हैं क्लिनिकल मास्टाइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें यही है कि जानवर के जो है ना वो क्लिनिकल साइन नज़र आने लग जाते हैं। और जैसे मास्टाइटिस के क्लिनिकल साइन है कि जी वो हॉट होगा, फिर उसके अलावा क्या नाम है, इन्फ्लेमेशन होगी, मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये क्लिनिकल साइन आपको नज़र आने लग जाते हैं। जैसे कि आपको इस केस में नज़र आ रहे थे कि इसके अंदर जो है वो अडर जो है वो एक साइज़ का जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है टीथ की, और वो सूज गया है और उसके अंदर से मिल्क नहीं निकल रहा। अगर आप उसको निकालने की कोशिश भी करें तो वो मिल्क नहीं होगा, बल्कि जैसे कि मक्खन या फिर आप जैसे कि पनीर टाइप पीला जर्द माया निकलता है। ठीक है, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है।
और थोड़े थोड़े दिन में जब वो नई तरीके से प्रॉपर वर्क करेंगे, आप उसके अंदर से दूध नहीं निकालेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। इसको बोलते हैं हम क्लिनिकल मेस्टाइटिस। और एक क्रॉनिक मेस्टाइटिस है, उसमें ये होता है कि आपका जानवर बीमार हुआ और आपने इलाज नहीं किया, केयर नहीं की, तो उसकी वजह से अब वो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया और अब वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, उसका साइज़ स्ट्रक्चर भी छोटा हो गया। हाँ, थोड़े बहुत केसेस में ये होता है कि जब वो नेक्स्ट लैक्टेशन में जाता है और जब वो ड्राई पीरियड में जाता है तो आप कुछ मेडिकेशन करते हैं तो उसकी वजह से उसका साइज़ वगैरह थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आती हैं क्रॉनिक मेस्टाइटिस में, ये ज़्यादातर चेंजेस जो होती हैं ये परमानेंट चेंजेस आती हैं, टेम्परेरी चेंजेस नहीं आती। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप जब इसको डायग्नोस करें सब क्लिनिकल बेसिस पे, और तभी आप इसके टेस्ट करें और इसको डायग्नोस करें और इसका ट्रीटमेंट कर लें, ताकि ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस भी ना बने। क्योंकि अगर ये क्लिनिकल में स्टेटस बन गया तो ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इस तरीके से इस बकरी को जो था ये क्लिनिकल में स्टेटस हो चुका है। तो इसमें ये फील भी करते हैं कि ऑनर जो है फील करता है कि जब वो चवाई करता है तो जी इसके अंदर एक नाड़ बन जाती है। वो नाड़ क्या है, वो फाइब्रोसिस होने लग जाती है, वो वाले टिश्यूज़ वहाँ पे आने लग जाते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पहले वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा और जब उसको इन्फेक्शन हो जाएगी और बाद में उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो वर्किंग टिश्यूज़ होते हैं अगर वो वर्क ना करें तो उनकी जो है एट्रोफी हो जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मेरी रिकमेंडेशन ये है, बेशक आप गोट फार्म रन कर रहे हैं, बेशक आप डेयरी फार्म रन कर रहे हैं, तो आप अपने फार्म पे मेस्टाइटिस का टेस्ट करते रहा करें ताकि आप डायग्नोस कर सकें ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, और उसका उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर दें। और फिर उसके बाद जैसे कि ये मैंने अब आपको बता दिया ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो चुकी है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं ख़त्म होगी। एंटीबायोटिक्स में इसमें फिर आगे दो बल्कि तीन हैं थ्योरीज हैं कि आप तीन रूट से इसकी एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। एक रूट सिंपल, वो आपको बोलता है कि जी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगा दें। आप स्टार्ट करें, सबसे पहले रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप मिल्क टेस्ट करें। आप मिल्क टेस्ट करें और इसका टेस्ट करें और देखें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करें और फिर उसके बाद आप इसको आगे प्रोसेस करें। ओके नाज़रीन, जब आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट चेक करवा लेंगे अपने किसी भी करीबी वेटनरी हॉस्पिटल से, लैब से, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके जो मिल्क के अंदर पैथोजन है उसके ख़िलाफ़ कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रही है और कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जैसे कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एनरोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन, फिर कुछ थर्ड जनरेशन की हैं, सेफ्ट्राइजोन सोडियम, सेफ्टिजिडीन। तो ऐसे फिर आपको ना आइडिया हो जाएगा कि किसके खिलाफ आपके कौन सी एंटीबायोटिक पहले यूज़ करनी है, कौन सी बाद में। तो इसमें मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप उसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस आ गई है उसको तो ना यूज़ करें, और अभी जिसके ख़िलाफ़ सेंसिटिविटी यानी कि अभी कम है आप उसको यूज़ कर लें, बानिस्बत कि उसको ना यूज़ करें जो कि आपको लास्ट में यूज़ करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो उसके ख़िलाफ़। क्योंकि आपके पास पहले आपको फर्स्ट जनरेशन को यूज़ करना चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। अगर आप एक स्टार्ट में अच्छे वाली एंटीबायोटिक फोर्थ जनरेशन की, फिफ्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक यूज़ कर देंगे और अगर उससे पैथोजन ठीक ना हुआ और उसमें रेजिस्टेंस आ गई तो आपको ये बाद में प्रॉब्लम आएगी कि आपका जानवर ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद डिफरेंट रूट्स मैंने आपको बताए थे कि कुछ थ्योरी हैं कि आप सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट दें, कुछ थ्योरीज़ हैं कि आप उसके अंदर सिर्फ इंट्रा क्या नाम है ट्रीट के अंदर सिर्फ जो है वो मेडिसिन दें, और कुछ है कि आप इंट्रामस्कुलर भी दें और इंट्रा ट्रीट भी मेडिसिन दें। तो मैं ये रिकमेंडेशन करता हूँ, अगर आप सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट दें, और अगर क्लिनिकल मेस्टाइटिस आ जाती है तो तब आप इंट्रा टीट भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। पर उसके अंदर बड़ी ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, आपको प्रॉपर हाइजेनिक स्टीरिलाइज कंडीशन देने पड़ती है, क्योंकि अगर आप स्टीरिलाइज कंडीशन नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा कि आपका एनिमल ठीक ना हो और ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप
अगर इंट्रा टीट मेडिसिन रखवानी है तो किसी वेटरनरी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उससे वो ये काम करवाएं। तो ये तो सिर्फ एक एंटीबायोटिक के साथ आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि जानवर को टेम्परेचर हो जाता है मास्टाइटिस में और इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको कोई पेन किलर भी देना चाहिए, जैसे कि आप लॉक्सिन दे सकते हैं, फ्लोनोक्सिन मेग्लोमिन। फिर उसके अलावा आप मिलॉक्सीकैम दे सकते हैं, डिक्लोस्टार के नाम से आता है, विटाफेनिक मिलॉक्सीकैम के नाम से। और कीटोप्रोफन दे सकते हैं, कीटोजेक्ट के नाम से आता है। और फिर आपको इसमें ना एंटी हिस्टामिन भी देने पड़ती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडनेस भी हुई होती है और हॉटनेस हुई होती है और बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज़ हुआ होता है बॉडी के अंदर भी और टीट वाली जगह पे भी, तो आपको एंटी हिस्टामिन यानी कि एवल भी एंटी एलर्जिक भी देने पड़ते हैं, जैसे कि एवल हो गया। तो आप इसको वो भी दें लाजमी। उसके साथ अगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप विटामिन E3 दें, ताकि विटामिन E3 जो है वो जाए एनिमल के बॉडी के अंदर, वो बड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, इम्यूनो स्टिमुलेंट भी होते हैं, और बॉडी के अंदर जो टीयर एंड ये चल रही होती है तोड़ तो न्यू सेल्स को बहुत जल्दी इनकी वजह से रीग्रोथ होती है, इसलिए आप इसको विटामिन भी दें, विटामिन E3 दें। पहले एक हमारे पास इंजेक्शन आता था विटामिन और सेलेनियम का, सेल्फी रोल के नाम से, सेलिवेट के नाम से, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन केसेस के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जानवर की बेहतरी हो जाएगी। और उसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं, अगर फाइब्रोसिस वगैरह हो रही हो तो आप एंटी फाइब्रोसिस एजेंट भी दे सकते हैं। कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे फाइब्रोफिट के नाम से, और कुछ ह्यूमन साइड की मेडिसिन है जैसे डेंसिन DS के नाम से, आप वो साथ यूज़ करवा सकते हैं। ये डिफरेंट एनिमल्स पे आप डिफरेंट डोज रेट और डिफरेंट कंडीशन के मुताबिक दी जा सकती है। हर एक दवाई हर एक मर्ज़ के लिए नहीं होती, और बार बार उसी मर्ज़ में उसी जानवर के लिए भी वही दवाई इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है, आपको डायग्नोस करना पड़ता है। और कुछ देसी चीज़ें भी हैं लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि लाल मिर्च और घी, इसको बॉईल करके ये दे देते हैं। और उसके अलावा लोग लहसुन की खीर बनाते हैं, जैसे जिसमें लहसुन होता है और दूध होता है, गुड़ होता है, चावल होते हैं। और कुछ जगह पे सेफगार्ड साबुन यूज़ किया जा सकता है जाता है और वो जानवर को खिला दिया जाता है, सॉरी सेफगार्ड नहीं, लाइफ बॉय साबुन होता है। तो ये भी कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स की तो बहुत अच्छी एक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है, और वो एनिमल को वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। जैसे काली ज़ीरी और घी जो है वो मैं यूज़ करवाता हूँ, लहसुन की खीर मैं यूज़ करवाता हूँ, ये दोनों चीज़ें जानवर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो आप ये भी साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि काफ़ी टाइम जानवर जो है वो प्रेग्नेंट होता है, तब बड़े एहतियात से मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। और अगर नॉन प्रेग्नेंट हो फिर आप स्टीराइड भी यूज़ कर लेते हैं। स्टीराइड का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है एंटीबायोटिक और स्टीराइड का, कि जब एंटीबायोटिक और स्टीराइड लगते हैं तो एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन ओवरऑल भी कम हो जाती है। पहले तो सिर्फ एक टीट से थी, फिर वहाँ में ओवरऑल भी कम हो जाती है, लेकिन इसमें आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स देते हैं तब एनिमल का जो अपना रूमिनल फ्लोरा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही होती है, और आप एंटीबायोटिक देते हैं एनिमल को डायरिया भी लग जाता है। तो वो जब आप एंटीबायोटिक छोड़ देंगे तो उसके 4-5 दिन बाद दोबारा मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और स्टीराइड जब देते हैं तो स्टीराइड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस में इन्फ्लुएंस कर देता है, और इस वजह से वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये एक रीज़न होती है एंटीबायोटिक और स्टीराइड्स देने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन कम होने की। और इसके अलावा मेन चीज़ ये है कि आप ट्रीटमेंट के बजाय प्रिवेंशन पे काम करें। आप अपने फार्म पे प्रैक्टिस करें कि हर 5-6 दिन बाद आप सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस टेस्ट करें। आप इन्फेक्टेड एनिमल को सेपरेट करें। आप इन्फेक्टेड एनिमल की मिल्किंग लेट करें, सबसे एंड पे करें। आप मिल्किंग मशीन अगर आप है तो उसको धोएं अच्छे तरीके से, तेज़ाब के साथ, जो उनका एसिड और बेस उनके साथ आती है उसके साथ धोएं, गर्म पानी के साथ धोएं। आप अडर पे डिप लगाएं, पोस्ट डिप लगाएं, प्री डिप लगाएं, ताकि अडर के अंदर जो जब भी आप उसको चवाई करें डिप लगा देंगे तो उससे ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि वो जो कैनाल होती है, टीट कैनाल होती है, वो ओपन होती है जब आप मिल्किंग करते हैं, तो वो आधा घंटे
45 मिनट्स तक ओपन रहती है। अगर आप टी डिप्स वगैरह लगा देते हैं तो उस टाइम पे मास्टाइटिस होने के चांसेस कम होते हैं, पैथोजन जाने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा ये प्रैक्टिस करें कि जब आप जानवर को खिलाएं तो मिल्किंग करें तो उसके बाद आप उसको ग्रीन पाउडर या वंडा वगैरह दें, ताकि वो अगला 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े होकर खाए, ताकि उसके जो टीथ कैनाल है वो ओपन है, वो नीचे बैठेगी तो वो उसके अंदर पैथोजन जाएंगे, अगर खड़ी रहेगी तो वो नहीं जाएंगे। अडर की क्लीन करें डेली बेसिस पे, सुबह शाम अडर को अच्छे तरीके से क्लीन किया जाए। और उसके अलावा ये प्रैक्टिस की जाए कि अगर आपका वंडा आप दे रहे हैं उसके अंदर जो है ये जो इंग्रेडिएंट्स डल जाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स ना डलें जिनकी वजह से वंडे के अंदर फंगस ग्रो हो जाए। नमी वाला फंगस वाला वंडा ना करें ताकि उसके अंदर टॉक्सिन ना हो। और अगर आपको ऐसा इशू आ रहा है कि आपके फोडर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, आपके क्या नाम है वनडे के अंदर टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करें, क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से भी मेस्टाइटिस मेट्राइटिस अबॉर्शन ये बहुत ज़्यादा हो जाती है और एकदम हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में मेस्टाइटिस के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। अब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके आएँ अपनी ज़िंदगी में। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ों की समझ ना लगे, आप हमारे साथ कमेंट में हमें अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे, जितना हो सका आपको गाइड करेंगे। इसमें यही है कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, आप हमारी वीडियोस देखें और आप आगे लोगों को गाइड करें। ये सिलसिला आपने अपनी हद तक नहीं रखना कि बस जो चीज़ आपके पास आ गई है वो अब आप अपने पास ना रखें, बल्कि अगर ये मेरी वीडियो एक गांव में एक घर में देखी जा रही है तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो ये वीडियो से जितनी चीज़ें भी सीखे, बेशक एक बात भी इन 10-12 मिनट में वो सीखे, तो वो एक बात अपने दूसरे फार्मर भाइयों को लाजमी बताए ताकि अवेयरनेस आए, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। लोगों के जानवर तबाह हो जाते हैं मेस्टाइटिस की वजह से, तो हम इस बीमारी से बच सकें और हम अपने जानवरों की प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से करें ताकि फार्मर को फ़ायदा हो, अल्टीमेटली हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। और इस चीज़ पे आप कोशिश करें। और अगर ये मैंने भी ये जो आपके साथ नॉलेज शेयर किया है ये कोई एक जगह का नॉलेज नहीं है, ये काफ़ी मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, काफ़ी बुकिश नॉलेज है। और हर एक बात जो हमने आपसे डिस्कस की है इस वीडियो के अंदर उसको पूरा तहकीक की गई है और फिर उसके बाद आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ बताई गई है कि इसके अंदर कोई गलत बयानी नहीं है, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। आप इन बातों के ऊपर अगर अमल करेंगे मेस्टाइटिस से आप बच जाएंगे और मेस्टाइटिस आपके फार्म के इर्द गिर्द भी नहीं आएगी। और अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस बीमारी से दो चार हो सकते हैं और उस वजह से आपका फार्म पूरा का पूरा तबाह भी हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में आपके कमेंट का लाजमी जवाब देंगे। शुक्रिया।